राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेचर और फीचर्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम। इंडियन पार्टी सिस्टम के लक्षण क्या है, इंडियन पार्टी सिस्टम के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, भारतीय दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, दलीय व्यवस्था की प्रकृति, दलीय व्यवस्था की विशेषताएं और दलीय व्यवस्था के लक्षण क्या हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं दलीय व्यवस्था के बारे में। भारतीय दलीय प्रणाली का स्वरूप अथवा विशेषताएं। दलीय प्रणाली की क्या पहचान है? तो भारत में बहुदलीय प्रणाली है। 3 प्रकार की दलीय प्रणाली है पूरे विश्व में, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। चीन में एक दलीय प्रणाली है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इंग्लैंड और अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, द्विदलीय प्रणाली। जैसे इंग्लैंड में लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिक पार्टी। और भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इत्यादि में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय शासन प्रणाली है। भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली का अर्थ है कि भारत की राष्ट्रीय और राज्य राजनीति में एक साथ कई राजनीतिक दलों का महत्व है। भारत में इस समय 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और 50 से भी ज़्यादा राज्य राजनीतिक दल हैं। राष्ट्रीय दलों के साथ साथ राज्य दलों की भी राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका रहती है। तो भारतीय दलीय प्रणाली का स्वरूप या उसकी विशेषताएं का अगर हम देखें तो सबसे पहली विशेषता यह है कि भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है। कोई स्पेशल कोई अनुच्छेद नहीं दिया गया है जिसमें पार्टी सिस्टम के बारे में बताया गया हो। केवल संकेत के तौर पर दिया गया है कि संविधान के 3रे अध्याय के अनुच्छेद 19(1) में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। आर्टिकल 19(1) में संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। यही स्वतंत्रता भारत में राजनीतिक दलों के अस्तित्व से संबंधित है। इस स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19(2) से 6 तक सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता, राष्ट्र सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का कार्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना है। राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के लिए चुनाव आचार संहिता का पालन करने के लिए भी बाध्य किया गया। 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पास किया गया और इसमें 1/3 सदस्यों के गुट को मान्यता प्रदान की गई। इसके बाद 2004 में 91वां संविधान संशोधन पास किया गया जिसमें भी दल बदल के द्वारा रोक लगाने की कोशिश की गई कि कोई भी MLA हो या MP हो, सिंगल हो या उसकी संख्या कितनी हो, अगर वो अपना दल छोड़ता है तो उसको विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता से वंचित होना पड़ेगा। भारतीय दलीय प्रणाली की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय का मतलब है कि यहाँ अनेक दल हैं जिसमें वर्तमान समय में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और 50 से ज़्यादा अक्षेत्रीय दल हैं। राष्ट्रीय दलों में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ये 2 बड़े राष्ट्रीय दल हैं। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये 6 दल हैं वर्तमान समय में। लेकिन अगर हम देखें तो 1991 के बाद 2 बड़ी पार्टियों के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय दलों का भी देश की राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। देश में 1977 में, 1989 में, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 इन सभी समय में केंद्र में बहुदलीय शासन प्रणाली का अस्तित्व देखने को मिला।
2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। तो भारत में बहुदलीय प्रणाली है, न केवल राष्ट्रीय राजनीति में बल्कि राज्य राजनीति में भी बहुत सारे राज्यों में एक साथ कई दलों की गठबंधन सरकारें कायम है। तीसरा महत्वपूर्ण फीचर है कि दल का पंजीकरण अनिवार्य है। भारतीय दलीय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता राजनीतिक दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत होना अनिवार्य है। राजनीतिक दलों को पंजीकरण करवाने के लिए चुनाव आयोग में प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। पंजीकरण करवाने के लिए राजनीतिक दलों को भारतीय संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों व देश की एकता अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता लेनी पड़ती है। भारत में दो प्रकार के राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय दल और राज्य दल। कौन सा दल राज्य दल होगा और कौन सा दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करेगा, इसके लिए एक निर्धारित राजनीतिक प्रदर्शन की सीमा तय की गई है, चाहे वो राज्य दल हो या राष्ट्रीय दल हो। चुनाव आयोग द्वारा कंडीशन निर्धारित की गई है, शर्तें निर्धारित की गई है, जिसमें 6% वोट की और इसके साथ राज्य विधानसभा में एक सीटों की संख्या जो है निर्धारित की गई है राज्य दल के लिए, राष्ट्रीय दल के लिए निर्धारित की गई है। जो राज्य दल 4 राज्यों में राज्य दल है उसको भी राष्ट्रीय दल घोषित किया जा सकता है। जिस राजनीतिक दल को लोकसभा की कुल 2% सीटें प्राप्त है यानी 11 सीटें प्राप्त है वो भी राष्ट्रीय दल के रूप में होगा। और जिस पॉलिटिकल पार्टी को किसी राज्य में 8% वोट प्राप्त है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, वो राज्य दल है। और 6% वोट प्राप्त है और 2 स्थान है तो उसको भी, उस दल को भी राज्य दल का दर्जा दिया जाता है। तो दलों का पंजीकरण है वो ज़रूरी है निर्वाचन आयोग द्वारा। दलीय प्रणाली की एक विशेषता यह है कि दलों में गुटबंदी पाई जाती है, चाहे वो सबसे बड़ा दल हो या छोटा दल हो। आंतरिक गुटबंदी हर प्रकार के राजनीतिक दल में पाई जाती है और आंतरिक गुटबंदी के कारण कई बार दलों का विभाजन हो जाता है, क्योंकि उपेक्षित गुट विद्रोह का सहारा लेता है और एक नए दल का निर्माण कर लेता है। जैसे 1999 में विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी से अलग होकर शरद पवार, तारिक अनवर, पीए संगमा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। प्रायः सभी राजनीतिक दल चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों या राज्य दल के हों आंतरिक गुटबंदी के शिकार होते हैं। कांग्रेस जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है वो लंबे समय तक विभाजन का कारण बनती रही है, गुटबंदी का शिकार होती रही है। भारत में दलीय प्रणाली की एक विशेषता यह है कि दलीय लोकतंत्र का अभाव। देखने में तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने दलों में इनर डेमोक्रेसी आंतरिक लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। आंतरिक लोकतंत्र जो है कागजों में दिखाते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से किसी भी राजनीतिक दल में वास्तविक लोकतंत्र नहीं होता। राजनीतिक दलों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव राष्ट्रीय स्तर के, प्रांतीय स्तर के चुनने में जो है किसी प्रकार का लोकतांत्रिक प्रक्रिया या तो अपनाई नहीं जाती या उसमें केवल एक दिखावा होता है। उदाहरण के लिए कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का मूल्यांकन किया जाए तो ये जो है 138 साल लगभग पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन इसकी डोर जो है ज़्यादातर समय गांधी और नेहरू परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही। गांधी नेहरू परिवार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को इस राजनीतिक दल की अध्यक्षता मिली है तो उसने भी इस परिवार से की विचारधारा से विमित होकर के कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं लिया। राज्य दलों की स्थिति का आकलन किया जाए तो दलों के अध्यक्ष आजीवन सदस्यता ग्रहण करते हैं। राज्य दलों का अस्तित्व दलीय अध्यक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पहले इसके संस्थापक अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला, फिर उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला, फिर उनके जो पोते हैं उमर अब्दुल्ला, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसी तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जैसे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल है, पहले प्रकाश सिंह बादल थे, फिर उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल सर्वे सर्वा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल है, पहले इसके प्रमुख
लालू प्रसाद यादव थे, अब उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में पहले मुलायम सिंह यादव इसके प्रमुख थे, अब उनके बेटे अखिलेश यादव प्रमुख हैं। तो भारत में बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जिसमें किसी प्रकार की इनर डेमोक्रेसी नहीं दिखाई जाती। वो नामात्र के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष, सचिव, महासचिव के पद है। वास्तविक जो बागडोर है, वास्तविक शक्तियाँ जो है उस संस्थापक अध्यक्ष के पास ही रहती है जिसने उस पार्टी का निर्माण किया। तो ये भारतीय दलीय प्रणाली की एक विशेषता है। दल बदल की राजनीति भी एक बड़ी विशेषता है। भारत में दल बदल की राजनीति का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। लगभग 1967 से 1977 तक 10 वर्षों में 4000 से ज़्यादा विधायकों ने पाला बदल किया। 30 से ज़्यादा जो मंत्रिमंडल है उनमें परिवर्तन हुए और बहुत सारे निर्दलीय विधायक भी इस दशक के दौरान मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गए। यानी दल बदल का ये काल जो है बहुत ही गंभीर रहा है। इस काल में 1967 से 1977 के बीच में बहुत सारे MLAs MPs ने दल बदल किया और एक राजनीति में एक नई इवेंट आई, आया राम गया राम, जो हरियाणा राज्य की राजनीति से संबंधित है। हरियाणा में 1967 में गयालाल नामक विधायक ने एक दिन में जो है 3 बार दल बदल किया और एक नई पॉलिटिकल इवेंट आई कि राम इस पार्टी में आ गया, राम उस पार्टी में चला गया, राम आया राम गया। तो आया राम गया राम की राजनीति दल बदल की राजनीति का ही पर्यायवाची है। और दल बदल की राजनीति पर रोक लगाने के लिए 1985 में संसद में 52वां संविधान संशोधन पास किया, लेकिन इस दल बदल विरोधी कानून से भी इस राजनीतिक बुराई पर नियंत्रण नहीं हुआ और इसको आगे और सुधार के लिए 2004 में संसद ने 91वां संविधान संशोधन पास किया और दल बदल विरोधी कानून नया बनाया, जिसमें व्यवस्था की गई कि दल बदल करने वालों की सदस्यता रद्द होगी, चाहे वह संख्या में कितने ही क्यों न हो, चाहे एक MLA MP हो या उसकी संख्या 100 हो या इससे ज़्यादा हो। दल बदलों को जो है संसद या विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी दल बदल की समस्या की बुराई आज भी भारत में विद्यमान है। भारतीय दलीय प्रणाली की एक बड़ी विशेषता है निर्दलीय सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है। न केवल विधानसभा चुनाव में बल्कि लोकसभा चुनाव में निर्दलियों की संख्या काफ़ी बढ़ती है। एक लोकसभा क्षेत्र में 15-15 लाख के करीब मतदाता होते हैं, लेकिन निर्दलियों को मतों की प्राप्ति की संख्या 100 से भी कम होती है। उसके बावजूद भी वो जो निर्दलीय हैं वो सारे जो इलेक्शन सिस्टम है उसको एक चैलेंज करते हैं, एक परेशानी का कारण बनते हैं, क्योंकि निर्दलियों की बढ़ती संख्या न केवल चुनाव आयोग के लिए बल्कि मतदाताओं के लिए भी समस्याएं पैदा करती हैं। हर 16 उम्मीदवारों के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेट मशीन तैयार करनी पड़ती है और जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उतनी ज़्यादा मशीनें होंगी, उतना ही ज़्यादा जो कर्मचारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग है, पोलिंग पार्टी है, उसको पोलिंग करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है, समस्याएं आती हैं और वोटर के सामने भी ये समस्या रहती है। जब कई मशीनें उसके सामने रख दी जाती है तो कम पढ़ा लिखा वोटर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसके पसंद का कैंडिडेट, उसके पसंद की पॉलिटिकल पार्टी कौन सी EVM में है, कौन सी जो है बैलेट मशीन में है। दल बदल की राजनीति का कारण जो है उसमें महत्वपूर्ण जो फीचर है उसमें दलों की अवसरवादिता भी है। भारत में पॉलिटिकल पार्टीज में अवसरवाद की राजनीति पाई जाती है। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी नेता, वर्कर अपने राजनीतिक लाभ के लिए, तत्काल लाभ के लिए अपने सिद्धांत, उद्देश्यों, निष्ठा, विचारधारा की बलि दे देता है। कुछ राजनीतिक दल चुनाव के बाद जिस भी राजनीतिक दल की सरकार बनने की संभावना होती है उसी दल का समर्थन कर देते हैं। हालांकि चुनाव से पहले दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे की आलोचना के द्वारा जनता को गुमराह करके मत प्राप्त करते हैं और चुनाव के बाद क्षत्रिय दल इस देश के भविष्य को आधार मानकर अपने राजनीतिक लाभ के लिए सत्ताधारी दल का समर्थन करते हैं। सन 2013 में बिहार में NDA के 17 साल पुराने घटक दल जनता दल यूनाइटेड ने
भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया और कांग्रेस पार्टी का गुणगान किया। 2017 में जनता दल यूनाइटेड ने राजद से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई। राजनीतिक दल अवसरवादिता हमेशा करते हैं। जैसे 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद जब रिजल्ट आए तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार नहीं बनी और जो मतदाताओं का जनाधार था, राजनीतिक समर्थन था, वो अलग अलग दृष्टिकोण से था दोनों पार्टियों को, और दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के विरोध में मतदाताओं का विश्वास प्राप्त किया। लेकिन सरकार बनाने के लिए दोनों राजनीतिक दल शामिल हो गए तो बीजेपी और जेजेपी की सरकार बन गई। तो राजनीतिक दल केवल किसी एक स्टेट का नहीं, हम बल्कि हर एक स्टेट में इस तरह की अवसरवादिता हमें देखने को मिलती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो। हर राज्य में क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, सरकार बनाने के लिए चुनाव से पहले अलग रणनीति होती है, चुनाव जीतने के बाद जो है सरकार बनाने के लिए सारी राजनीतिक निष्ठाएं, विचारधाराएं, सिद्धांत को ताक पर रख देते हैं। तो ये दलीय प्रणाली की एक बड़ी विशेषता है। दलों में सांप्रदायिकता भी दलीय प्रणाली की एक विशेषता है। भारत में राजनीतिक दल भी संप्रदायवाद की राजनीति से अछूते नहीं है। बहुत सारे राजनीतिक दलों का अस्तित्व धर्म के आधार पर टिका हुआ है। धर्म आधारित दल जनता की धार्मिक भावनाओं को मत प्रतिशत में बदलने का प्रयास करते हैं। धर्म विशेष के लोगों को धर्म का संकट दिखाकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। राजनीतिक दल कहते हैं कि फला धर्म संकट में है, फला धर्म के लोगों को राजनीतिक रूप से एकीकृत हो जाना चाहिए, उनका भविष्य अंधकार में है। वास्तव में किसी धर्म का भविष्य कभी अंधकार में नहीं होता। अंधकार में राजनीतिक दलों का भविष्य होता है। इसलिए राजनीतिक दल जो है धर्म का सहारा लेकर के चुनाव प्रचार करते हैं, चुनावी नारे लाते हैं, मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, वोटर को प्रभावित करते हैं। भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, लेकिन व्यवहार में धर्म के आधार पर मतदान व्यवहार प्रभावित होता है। धर्म के आधार पर चुनावी विश्लेषण होता है। चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हों या स्टेट पार्टियां हों, बहुत सारी पार्टियों पर सांप्रदायिकता के आरोप लगाए जाते हैं कि वो एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं। दलीय प्रणाली की एक विशेषता क्षेत्रवाद की भी राजनीति है। भारत में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, उनका पनपना, उनका विकसित होना, उनका लगातार बढ़िया बेहतर राजनीतिक प्रदर्शन करना एक बड़ा आधार रहा है कि क्षेत्रवाद की राजनीति। वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, कल्याण के लिए मतदाताओं को लगातार भ्रमित करते हैं, प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय वह क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देती है। राष्ट्रीय मुद्दे उनकी दृष्टि में द्वितीय होते हैं। राज्य दलों को क्षेत्रवाद की राजनीति पर ही फलने फूलने का अवसर मिलता है। क्षेत्रीय दल केंद्रीय सरकारों में शामिल होकर देश के विकास का मुद्दा नहीं रखते, बल्कि किसी प्रांत या क्षेत्र की मांगों को प्राथमिकता देते हैं। जैसे तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां स्टेट पार्टीज हैं, लेकिन इनमें से एक दल सत्ता में रहता है, दूसरा विपक्ष में रहता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तमाम बड़ी पार्टियों का उन पर इस स्टेट में राजनीतिक जनाधार जो है नामात्र का है। सरकार में भागीदारी भी नामात्र की है। तो दोनों दल क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पंजाब में अकाली दल है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी है। तो दूसरे राज्यों का अगर हम देखें तो जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल है, उनका प्रमुख एजेंडा क्षेत्रवाद का विकास करना है, क्षेत्रवाद की राजनीति करनी है। दलीय प्रणाली की एक बड़ी विशेषता है दल में व्यक्ति पूजा। भारत में जो है व्यक्ति पूजा, पर्सनालिटी कल्ट का एक बड़ा महत्व है। किसी भी राजनीतिक दल में उस व्यक्ति को अलग किया जाए तो उस दल का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। भारत में मतदाता किसी राजनीतिक दल को वोट न देकर दल के व्यक्ति विशेष को मतदान करते हैं, और वो व्यक्ति जो है दल से काफ़ी ऊपर उठ जाता है। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस में श्रीमती इंदिरा गांधी को जो है पार्टी से ऊपर माना गया, राजीव गांधी को ऊपर माना गया। इसी तरह से दूसरी पार्टियों में अगर हम देखें, राष्ट्रीय पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी को पार्टी से भी ऊपर मान लिया गया।
बहुजन समाज पार्टी में कुमारी मायावती को पार्टी मतदाता व्यक्ति पूजा के रूप में लेते हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में देखें तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, उनका भी एक पर्सनालिटी कल्ट है, व्यक्ति पूजा के रूप में है। पार्टी से ज़्यादा पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी का जो नेतृत्व है उसकी ज़्यादा जो है राजनीतिक महत्व आम जनता में हमें दिखाई देता है। राष्ट्रीय जनता दल में लालू यादव हैं, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव, इंडियन नेशनल लोकदल में ओम प्रकाश चौटाला, नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला, डीएमके में करुणानिधि, तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी, शिवसेना में बाल ठाकरे। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आकर्षक व्यक्तित्व के आधार पर ही आम मतदाता इन्हें पार्टी से ऊपर मानते हैं। भारतीय दलीय प्रणाली की विशेषता सिद्धांतहीन दलीय गठबंधन है। सिद्धांतहीन दलीय गठबंधन दलीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। सभी राजनीतिक दल चुनाव घोषणा पत्रों में अपने अपने दल की विचारधारा, नीतियों, कार्यक्रमों की घोषणा करते हैं। चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसी दल का गुणगान करने लगते हैं। उदाहरण के लिए शरद पवार ने विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई, फिर सत्ता सुख भोगने के लिए उसी कांग्रेस पार्टी का केंद्र में समर्थन किया और खुद कृषि मंत्री बनी तथा कथित विदेशी मूल की महिला गठबंधन सरकार की अध्यक्षा बनी। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने यूपीए 2 सरकार को बाह्य समर्थन दिया, लेकिन चुनाव के दौरान कांग्रेस की जमकर आलोचना की। राजनीतिक दलों का अपना कोई सिद्धांत नहीं है। 2017 में जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों ने मिलकर के गठबंधन की सरकार बनाई। दोनों दलों की विचारधाराएं, निष्ठा, सिद्धांत बिल्कुल जो है 360 डिग्री पर है, एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए सिद्धांतहीन राजनीति को बल दिया गया। भारतीय दलीय प्रणाली की विशेषता जाति आधारित दल है। दलीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता दलों में जाति के प्रभाव का होना है। देश में कुछ राजनीतिक दलों का अस्तित्व जाति विशेष के हित पर टिका है। जाति आधारित दल जाति विशेष के हितों को प्राथमिकता देते हैं। जगदीश चंद्र जोरी ने तो यहाँ तक कहा है कि कोई व्यक्ति राजनीति के शिखर पर पहुँचना चाहता है तो उसे अपनी जाति को साथ लेकर चलना होगा। जयप्रकाश नारायण कहता है कि भारत में दलीय प्रणाली जाति के प्रभाव में संकुचित हो गई है। प्रायः सभी राजनीतिक दल जाति की राजनीति करते हैं। दलीय नेतृत्व, टिकट वितरण, चुनाव प्रचार, मंत्रिमंडल का निर्माण, मुख्य पदों पर नियुक्ति में जातिवाद की भूमिका रहती है। भारत में मैक्सिमम रीजनल पार्टी जितने भी हैं उनमें जो है एक डोमिनेंट कास्ट का प्रभाव रहता है। जैसे हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, तमिलनाडु में डीएमके, एआईडीएमके। तो इसी तरह देश के दूसरे राज्यों में जाति आधारित दलों ने जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया, जाति के महत्व को और ज़्यादा रेखांकित किया। तो भारतीय दलीय प्रणाली की विशेषता है कि जाति की राजनीति जो है वो दलीय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण फीचर के रूप में दिखाई देता है। भारतीय दलीय प्रणाली में जनता से दलों की दूरी एक महत्वपूर्ण फीचर है कि भारत में आम मतदाता का राजनीतिक दलों से इतना घनिष्ठ संबंध नहीं है, केवल चुनाव के समय ही घनिष्ठ संबंध बनता है। राजनीतिक दल चुनाव के दौरान एक बार फिर जनता के संपर्क में आते हैं, मत प्राप्त करने के लिए गरीब से गरीब मतदाता घर में प्रवेश करते हैं, अनुसूचित जातियों जनजातियों के मतदाताओं के घर में बैठकर भोजन करते हैं। लेकिन चुनाव के बाद जब तक अगला चुनाव नहीं आता, आम व्यक्ति से राजनीतिक दलों का संपर्क बिल्कुल टूट जाता है। चुनाव के बाद राजनीतिक दल आम व्यक्ति की बजाय विशिष्ट व्यक्ति से ही मिलना पसंद करते हैं। आम व्यक्ति विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से ही नेताओं से मिल सकता है। हालांकि 2012 में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की स्थापना की, जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, और 1 वर्ष के बाद ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने 70 में से 28 सीटें प्राप्त की और सरकार बनाई।
इस पार्टी ने सरकार बनाने से पहले गली मोहल्लों में आम आदमी की राय ली। जब लोगों का बहुमत सरकार बनाने के पक्ष में आया तो पार्टी ने आम आदमी की राय पर दिल्ली में सरकार बनाई। लेकिन फिर भी जो है, चाहे वो राज्य दल हो, राष्ट्रीय दल हो, चुनाव के दौरान ही सभी राजनीतिक दलों की जनता से घनिष्ठता होती है, मतदाताओं से घनिष्ठता होती है। जब आम चुनाव में 6 महीने या इससे थोड़ा सा ज़्यादा समय रह जाता है, उस समय सभी राजनीतिक दल जनता से घनिष्ठ संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, डोर टू डोर प्रोग्राम करते हैं, मतदाताओं से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करते हैं, आम व्यक्ति की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, अनुसूचित जातियों जनजातियों की बात करते हैं, ग्रामीणों की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं। लेकिन जब सरकार बन जाती है तो अगले लगभग 4 साल तक जो है, 4 साढ़े 4 साल तक मतदाताओं से जो है राजनीतिक दलों का वो कनेक्शन नहीं रहता जो चुनाव के समय रहता है। तो ये भारतीय दलीय प्रणाली की एक बड़ी विशेषता है, एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो आज का हमारा टॉपिक था, भारत में दलीय प्रणाली की कौन सी विशेषताएं हैं, दलीय प्रणाली की पहचान क्या है, दलीय प्रणाली के लक्षण क्या है, भारत में राजनीतिक दल किस तरह से कार्य करते हैं, राजनीतिक दल और जनता का, वोटर का आपस में कैसा संबंध है, सरकार बनने से पहले, सरकार बनने के बाद किस तरह से मतदाता और राजनीतिक दल का जुड़ाव रहता है। तो आज का ये दलीय व्यवस्था से संबंधित टॉपिक आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।